साथियों, स्वागत है आप सभी का बाबा हिस्ट्री वाले के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए जहां से पीएससी ही नहीं, व्यापम का कोई सा भी एग्जाम हो, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से बना देता है। और क्वेश्चन क्या बना देता है इस टॉपिक से संबंधित और कहाँ से बनता है, अपन उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्राचीन कालीन साहित्यकार। प्राचीन कालीन साहित्यकार, मध्यकालीन साहित्यकार और आधुनिक कालीन साहित्यकार, यानी कि हम इन तीनों साहित्यकारों को कंप्लीट करेंगे, जिसमें आज का हमारा विशेष टॉपिक क्या रहेगा, मध्य प्रदेश का प्राचीन कालीन साहित्यकार। साथियों, यकीन मानिएगा, प्राचीन कालीन साहित्यकार से एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड थोड़ा अलग है। उनका क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड क्या है, उसकी साहित्यकारों की रचना से क्वेश्चन बनता है, साहित्यकार का जन्म कहाँ हुआ वहाँ से क्वेश्चन बनता, साहित्यकार किस राजा के दरबार में संरक्षण ले रखा था, इससे क्वेश्चन बनता है। इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ से अपने प्रश्न डिजाइन होते हैं। तो अपन क्या करते हैं, एक एक करके इन साहित्यकारों पर बात करते हैं। आइए अपन थोड़ा समझते हैं इन चीज़ों को कि क्या है पूरा मामला। पहले साहित्यकार की हम बात करते हैं तो पहले साहित्यकार का नाम देखने को मिलता है हमें कालिदास। तो थोड़ा सा इसको सुनने का प्रयास करिएगा, क्योंकि थोड़ी स्टोरी बताते हैं अपन कालिदास से संबंधित कि कालिदास वास्तविकता में कालिदास कैसे बने। साथियों, कालिदास बचपन में बहुत ही मंद बुद्धि के पालक थे, मतलब मंद बुद्धि के साथ पैदा हुआ थे कालिदास। तो जब कालिदास युवा हो गए थे, तब लगभग उनकी इतनी बुद्धि थी उनमें, मतलब एक तरीके से जब शादी विवाह लायक जब बच्चे की एज हो जाती है तो तब तक उनकी बुद्धि सिर्फ 8 साल के बालक की जैसी थी। यानी कि 8 साल के बच्चे में जितनी बुद्धि होती है उतनी ही बुद्धि किन में थी, कालिदास में थी। अब ऐसा कुछ उनका था क्योंकि ये बचपन से मंद बुद्धि पैदा हुए थे और उनकी इतनी बुद्धि थी। अब अपन बात करते हैं, अब ये कालिदास कैसे बने, इनका नाम कालिदास कैसे पड़ा, दूसरी चीज ये इतने विद्वान कैसे बने। सर, एक समय की बात है, उज्जैन के में एक राजा थे शारदानंद, और शारदानंद की एक पुत्री थी विद्योत्मा। क्या, उज्जैन के क्षेत्र में एक राजा राज्य करते थे, राजा का नाम था शारदानंद और शारदानंद की पुत्री थी विद्योत्मा। सर, विद्योत्मा एक विदुषी विद्वान महिला थी, और विद्वान महिला होने के साथ साथ वो एक घमंडी महिला भी थी। अब महिला नहीं बोलेंगे, राजकुमारी बोलेंगे कि वो राजकुमारी थी। अब उसकी एक शर्त थी, जो व्यक्ति उसको डिबेट में हरा दे, यानी कि शास्त्रार्थ में हरा दे और उसके क्वेश्चनों का जवाब दे दे, तो वो उससे शादी कर लेगी। तो उसने ऐसा चैलेंज रख रखा था वहां पर उस राज्य में। अब सर, अच्छे, एक तो वो विद्योत्मा खूबसूरत थी, दूसरी विद्वान थी, तीसरी वो राजकुमारी थी। तो अच्छे अच्छे विद्वान पंडित राजकुमार सभी विद्योत्मा के सामने जाते हैं और विद्योत्मा से शास्त्रार्थ करते हैं या उनसे डिबेट करते हैं, और विद्योत्मा उनको डिबेट में हरा देती। सर, वो डिबेट में हराने के बाद वो इतना अपमान करती उन लोगों का, उन राजकुमारों का, कि दूसरी बार जाने की कोई हिम्मत नहीं करते, और उस राज्य से कहीं ना कहीं वो दुश्मनी टाइप की एक तरीके से उनमें हो जाता है कि यार ये यहाँ पर अपना अपमान हुआ है, इससे किसी ना किसी प्रकार से अपन बदला लेंगे। इस प्रकार का पूरा गेम चलता है वहाँ। अब सर, समय निकलता है, बहुत सारे जितने भी आसपास के जितने भी क्षेत्र के बल्लम धुरंधर थे वो सारे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद में सभी उससे डिबेट में हार जाते हैं। सर, जो भी व्यक्ति उससे डिबेट में हारता है उसका घोर अपमान होता है। अब इस चीज से सभी वहां के जितने भी विद्वान थे, राजकुमार थे, वो एक तरीके से चिढ़ से गए थे उस राजकुमारी से। राजकुमारी का नाम विद्योत्मा, विद्योत्मा से चिढ़ गए थे। अब उनको बदला लेना था किससे, विद्योत्मा से। उनने कसम खाई थी कि अब इसका विवाह अगर हमें कराना है तो ऐसे महामूर्ख से कराएंगे जो आज तक संसार में उससे बड़ा मूर्ख कोई पैदा नहीं हुआ होगा। इस प्रकार की वो क्या कर लेते, प्रण ले लेते। तो अब सभी एक मूर्ख की खोज में निकलते हैं कि ऐसा मूर्ख खोज कर लाओ, ऐसा मूर्ख व्यक्ति खोज कर लाओ जिससे अपन इस घमंडी राजकुमारी विद्योत्मा का विवाह करवाएंगे। सर, इसमें एक मैं बात ऐड करना चाहूँगा कि व्यक्ति खूबसूरत भी है, विद्वान भी है, अगर मूर्ख है तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं मात खाएगा भविष्य में।
इसीलिए विनम्रता के साथ, सुंदरता के साथ साथ विनम्रता और बुद्धिमानी के साथ साथ विनम्रता होना अति आवश्यक है। और अगर ये चीज का कॉम्बिनेशन है तो आप युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष या युग की सबसे सर्वश्रेष्ठ महिला हो सकते हो। तो इसी प्रकार जब वो निकलते हैं एक मूर्ख की खोज में, तो वो कहीं देखते हैं कि जंगल में एक व्यक्ति बैठा है, और एक व्यक्ति बैठा है उस डाल पर, जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को वो काट रहा है। तो अब जब वो घूमते घूमते गए और वो देख रहे हैं दूर से, तो यार जिस जैसे कि ये कोई डाल है, अब इस डाल पर ये व्यक्ति यहाँ बैठा है, सपोज कीजिए कालिदास बैठे, अब ये कालिदास जी क्या करते, इसी डाल को यहाँ से काट रहे हैं। अब मान लीजिए इस पेड़ से ये डाल कट के अब नीचे गिरेगी तो सामने वाला व्यक्ति भी गिरेगा। तो अब उसको देखकर वो अंदाज लगा लेते हैं दुनिया में इससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति हमें कहीं नहीं मिलेगा और कहीं हमें ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं है, इनको ले चलते हैं। अब उसको डाल से उतारते हैं कि भाई साहब नीचे उतरो। कि क्यों? अरे नीचे उतरो, आपको आपसे हमारा कुछ काम है। तो बोलता है कि क्या काम है? बस हम आपकी एक शादी एक राजकुमारी से करवाना चाहते हैं, और तो बस शर्त ये रहेगी कि तुमको वहाँ पर बोलना नहीं है, बाकी हम सब देख लेंगे। तो विद्वान उन बढ़िया आराम से कालिदास को बढ़िया अच्छे राजकुमार जैसे वस्त्र पहनाए और वहाँ पर ले जाया गया विद्योत्तमा के सामने। विद्योत्तमा के सामने कालिदास को ले जाया गया, तो कालिदास बढ़िया एकदम साज सज्जा व्यवस्थित राजकुमार जैसे गए, और वहाँ पर जान के विद्योत्तमा से, जो वहाँ के मंत्री संतरी थे जो उस विद्योत्तमा से प्रताड़ित थे, उन्होंने बोल दिया कि हमारे महाराज बहुत विद्वान है, बहुत ज्ञाता है, बस शर्त ये आज उनका मौन व्रत चल रहा है, वो आपको सांकेतिक भाषा में प्रश्नों के उत्तर देंगे। राजकुमारी जी आप प्रश्न करना, वो आपको सांकेतिक भाषा में उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। विद्योत्तमा मान जाती है कि ठीक है, हम सांकेतिक भाषा में ही प्रश्नों के उत्तर ले लेंगे। तो ऐसे डिबेट पे बैठ जाते, कालिदास जी बढ़िया से आसन लगा के बैठ जाते, उनके सामने एक चतुर मंत्री बैठ जाता है। वो क्या करते हैं, विद्वान जो कि कालिदास की तरफ से राजकुमारी को समझाने का प्रयास करेगा। अब होता यह है, कालिदास की तरफ वो विद्योत्तमा क्या करती है, अपना प्रश्न पूछती है, तो वो एक उंगली बताती है। क्या करती है? एक उंगली बताती है। तो उनका प्रश्न पूछने का उत्तर ये था कि ब्रह्म एक है। क्या है? कि ब्रह्म एक है, ये उनका उत्तर था। तो कालिदास थे ही मूर्ख, तो कालिदास को ये लगता है कि वो हमारी एक आंख फोड़ना चाहती। क्या करना चाहती? एक आंख फोड़ना चाहती। तो कालिदास जी कर देते हैं यूं। क्या कर देते हैं? यूं, दो उंगली बता देते हैं। कालिदास बोलते हैं कि कालिदास अपनी तरफ से उत्तर देता, तू क्या मेरी एक आंख फोड़ेगी, मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। इस प्रकार से वो, तो अब कालिदास को पहले बोल दिया गया तुम बोलना मत ही। अब कालिदास बोलते नहीं है, मंत्री की तरफ इशारा करते हैं। तो मंत्री जवाब देता है, बिल्कुल राजकुमारी, आपने बोला है कि ब्रह्म एक है, लेकिन हमारे महाराज का बोलना यह है कि ब्रह्म तो एक है, लेकिन ब्रह्म तब बनता है जब आत्मा और परमात्मा का संवेश होता है, तो तभी ब्रह्म बनता है। तो आत्मा और परमात्मा दोनों का जब मिलन होता है तो ब्रह्म बनता है। तो इसलिए आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग है। तो सभी जो दरबार में बैठे थे सभी तालियां बजाने लगते हैं, वाह क्या शानदार जवाब दिया। विद्योत्तमा का प्रश्न का जवाब उसे मिल जाता। अब क्या होती है, फिर आगे चल के दूसरा क्वेश्चन करती है विद्योत्तमा। विद्योत्तमा करती है, क्या करती है? यूं, ऐसा करती है। कैसा? ऐसे हाथ का निशान बनाती है। अब हाथ का साइन करती है, तो कालिदास को लगती है ये मेरे को थप्पड़ मारेगी। बल्कि उनका प्रश्न ये था कि हमारा शरीर पंचभूतों से मिलकर बना है, अग्नि आकाश वायु जल पृथ्वी जो भी है पंचभूतों से मिलकर बना है। तो अब कालिदास को लगता है कि ये हमको थप्पड़ दिखा रही है, कि थप्पड़ मारेगी। कालिदास यूं करते हैं कि तुमने अगर मेरे को थप्पड़ मारा तो मैं तुमको मुक्का मारूंगा, ऐसे करके मुष्टिका बनाते हैं। अब विद्वान की तरफ फिर इशारा करता है कि तुम समझाओ। अब विद्वान बताता है कि जी राजकुमारी जी, आपने सही बोला है कि हम पूरा संसार पंच महाभूतों से मिलकर शरीर पंच महाभूतों से मिलकर बनता है, लेकिन जब पंच महाभूतों का समावेश हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वो एक शरीर का निर्माण करते हैं। एक
सृष्टि का निर्माण करते। इस प्रकार से वो जवाब देते तो पूरे जितने भी राज दरबार में थे सारे तालियां बजाने लगते, वाह क्या शानदार जवाब है। इस प्रकार से उस डिबेट में कौन, विद्वोत्मा हार जाती है और कालिदास को उन विद्वानों द्वारा जिता दिया जाता है। कालिदास की उनसे क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है, एक प्रकार से शादी हो जाती। अब होता क्या है भाई साहब, शादी हो गई, अब उनकी शादी करवा देते हैं। शादी करने के बाद में अब वो एक रात का ऐसा समय रहता है, तो नाइट में दोनों ऐसे घूम रहे थे। अब उनको लगा कि विद्वान व्यक्ति ये संस्कृत में बात करेगा, तो उनके सामने से एक हूट निकल के जा रहा था। तो संस्कृत में हूट को उष्ट बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं उष्ट। तो वो उन हूट को देखकर क्या कर रहे थे, हूट 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 ऐसे चिल्ला रहे थे। तो काले वो विद्वोत्मा समझ जाती है कि यार ये कोई विद्वान आदमी नहीं, ये तो मूर्ख आदमी है। अगर ये विद्वान होता तो ये संस्कृत में उष्ट बोलता, ये तो हूट हूट चिल्ला रहा है। मतलब ये कि मूर्ख है, मुझे फंसाया गया है, मेरे साथ षड्यंत्र किया गया है और मूर्ख से मेरी शादी करवा दी। अब हुआ ये, कालिदास को खरी खोटी सुनाने लगती है कि तुम मूर्ख हो, महामूर्ख हो, ये हो, फलाना हो, ढिकाना हो, और तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वही जो आजकल होता है, बाद में उसी व्यक्ति को दोष दिया जाता है, पहले कुछ नहीं देखा जाता है। तो अब भाई साहब उनको दोष दिया गया और घोर अपमान किया गया, अखंड अपमान किया गया कालिदास का। और कालिदास वहां से एकदम क्रोधित होकर, दुखी होकर जंगल की तरफ निकल लेते हैं और उनसे बोल देते कि जब तक तू विद्वान नहीं बनेगा, तू मेरे से भेंट नहीं करेगा, मेरे से मिलेगा नहीं। ये बात कौन बोल देती है, विद्वोत्मा। अब कालिदास बेचारे वहां से निकल जाते हैं, मतलब छोड़कर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। अरे काली माता के मंदिर जंगल में रहता है साथियों। अधिकतर ऐसा होता है कि काली माता के जहाँ जितने भी मंदिर आप देखोगे, सब मंदिर जंगलों में मिलते हैं, क्योंकि काली माता की आराधना और सिद्धियां जो व्यक्ति करता है, कहीं ना कहीं समाज उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। समाज डर जाती है उन चीजों से, क्योंकि बलि जैसी चीजें, तांत्रिक क्रियाएं, ऐसी चीजें होती है, तो कहीं ना कहीं समाज पर बहुत अलग ही प्रभाव पड़ता है। तो काली माता का मंदिर अधिकतर जंगलों में होता है, तो वहां पर चला जाता। होता क्या है, अब वो कालिदास जी काली माता के वहां मंदिर में अंदर चले जाते हैं और उनको इतना तो पता था कि यहाँ कोई देवी है, और देवी है तो मैं कुछ मांगूंगा, शायद मुझे विद्वान बना दे। इस प्रकार से वो कुछ करते हैं। तो जाकर काली माता के वहां पर सिर पटकने लगते हैं, दह 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 दह, सिर पटक कर खून निकल आता है उनके माँ सिर से। अब सिर से खून निकल आता है, उनके खून उनके चरणों में लगता है, तो काली प्रकट हो जाती है और काली बोलती है कि क्या चाहिए तुम्हें। काली माता उनसे बोलती है कि क्या चाहिए तुम्हें। तो काली माता से वो बोलते हैं कि मुझे विद्वानता का वरदान दीजिए मातेश्वरी, कि मैं विद्वान बन जाऊं और मैं कुछ ऐसा कर पाऊं कि मेरा नाम चल जाए, एक तरीके से मेरी इज्जत बन जाए। क्योंकि मेरी इज्जत तो वैसे नीलाम हो गई है, पहले तो कोई इज्जत थी नहीं, और जितनी थी वो मेरी पत्नी के सामने नीलाम हो चुकी है। तो मुझे कुछ ऐसा वरदान दीजिए कि जिससे मैं कुछ विद्वानता हासिल कर पाऊं। तो उनको काली माता वरदान देती है कि उज्जैन के अंदर जितनी भी प्राचीन ग्रंथ रखे हैं, उन ग्रंथों को एक रात में तू जितनी पलट सकता है, यानी कि जितने पेज तू किताब के पलट सकता है, तो उनको पलट ले। तुझे मैं जितने भी पलटेगी वो सारा ज्ञान तेरे अंदर आ जाएगा। कालिदास जी लगते हैं सारी किताबों को रात भर में पलटने, उनने करीबन करीबन सारी बुक्स को पलट दिया, सारा ज्ञान उनके अंदर चला जाता। अब कालिदास जी हो जाते विद्वान, बहुत ज्ञानी हो जाते हैं। अब धीरे धीरे पता चलता है कि कालिदास जी विद्वान हो जाते हैं। तो एक थोड़ी सी स्टोरी यहां पर आती है कि स्टोरी ये आती है कि विद्वोत्मा अपनी सखियों के साथ एक तालाब या सरोवर पर स्नान करने जाती है। स्नान करने का समय यही सुबह प्रातःकाल का समय रहता है। तो स्नान करने जाती है, तो एक बीच बीच उस नदी में कमल का फूल था। तो कमल का फूल, नदी का जल एकदम शीतल था, बिल्कुल शांत था, लेकिन कमल का फूल हिल डुल रहा था, ऐसे हिल रहा था। तो अब कमल के फूल को हिलते डुलते देखकर विद्वोत्मा अचंभित हो जाती है। अचंभित हो जाती है तो वो पता लगाने का प्रयास करती है कि यार ये कमल का फूल ऐसा हिल डुल क्यों रहा है, क्या कारण है ऐसा कि कमल का फूल हिल रहा है। तो ऐसा वो उनकी सखी से क्या करती है, पूछती है कि सखी ये बताओ कि ना तो कोई पानी में कोई पत्थर डाल रहा है, ना कोई अपन पेड़ डाल रहे हैं, ना कोई हवा चल रही है, एकदम शांतचित्त माहौल है, लेकिन ये कमल का फूल क्यों हिल रहा है, इसका कोई कारण हो। तो उधर से एक विद्वान की आवाज आती है, शायद वो कालिदास हो सकते हैं, शायद वो कोई
ऋषि महात्मा हो सकते हैं। तो आवाज ये आती है कि कमल के फूल खिलने वाला है और कमल के अंदर कुछ भंवरे हैं। क्या है? भंवरे। और वो भंवरे बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए कमल का फूल हिल रहा है। यानी कि कमल का फूल खिलने वाला है और कमल के फूल के अंदर कुछ भंवरे हैं और वो भंवरे कमल को फूल को हिला रहे हैं क्योंकि वो बाहर निकलना चाहते हैं। तो यह आवाज सुनकर विद्योत्मा संतुष्ट नहीं होती है। उन प्रश्न का उत्तर वो देती है कि कमल का फूल तो इतना कोमल और इतना मुलायम है कि भंवरे तो लकड़ी को तक चीर देते, लकड़ी में छेद कर देते, ये कमल का फूल क्या चीज है। तो उधर से उस विद्वान की आवाज आती है कि इन फूल की जो महक है, जो गंध है, वो गंध में इतना प्रेम है, इतना स्नेह है, इतना प्यार है, क्योंकि ये फूल इस फूल को ये भंवरे फोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस फूल से इतने जोर से एकदम चिपके हुए, अट्रैक्ट हुए हैं। तो वो जब तक उसकी इच्छा से उसको नहीं छोड़ेगा, जब तक उसकी इच्छा से वो खुद नहीं खुलेगा, तब तक भंवरे उस फूल को नहीं तोड़ेंगे। तो विद्योत्मा बैठती है और देखती है कि कमल का फूल जब सूर्य की किरण पड़ती है तो अपने आप वो फूल क्या करता है, खिलने लग जाता है और वो भंवरे कहीं ना कहीं वहाँ से निकलने लग जाते हैं। तो उनका प्रश्न का ये जवाब, जब उत्तर वो सोचती है, सुनती है, तो कहीं ना कहीं उनका मन में एक बात आती है कि यार, एक व्यक्ति को अपन ने भी छोड़ा है और वो भी इतना धुतकार कर छोड़ा है, कहीं ना कहीं गलती तो की है। तो ऐसा उनको कुछ पश्चाताप उस फूल के माध्यम से होता है। तो अब कालिदास जब तक बहुत विद्वान बन चुके थे, बहुत सारी पुस्तकें वो लिख चुके थे, बहुत सारी पुस्तकें लिख चुके थे, उनका कहीं ना कहीं नाम चलने लगा था कि यार विद्वान वो व्यक्ति हो गया है। तो अब थोड़ा सा अपन कालिदास के ऊपर बात करेंगे। ये तो उनका बैकग्राउंड को अपन ने समझने का प्रयास किया, कालिदास महामूर्ख से महाविद्वान कैसे बने। तो अपन उनका थोड़ा सा अपन उस चीज़ को समझेंगे कि क्या है। 1 मिनट रुकेगा थोड़ा। कालिदास अपने घर आते हैं तो दरवाज़ा खटखटाते हैं, खटखटाते और उनकी पत्नी विद्योत्मा बोलती है, मतलब दरवाज़ा खटखटा संस्कृत में बोलती है कि अस्ति विश्यत काग विसावा, मतलब ऐसा कुछ शब्द है, अस्ति कश्यद वागेश, ऐसा कुछ शब्द बोलती है, अस्ति कश्यद वागेश। तो वो मतलब उसका एक तरीके से संस्कृत में वो पूछती है कि लगता है कोई विद्वान आया है, मतलब लगता है कोई विद्वान आया है। तो वो जो 3 शब्द बोलती है, उन 3 शब्द से 3 रचना करती है। पहली रचना है देखो कुमार संभवम, दूसरी है मेघदूतम, तीसरी रघुवंशम। इस प्रकार की क्या करती है वो रचना कर देते हैं कौन? कालिदास जी, उन शब्द के आधार पर। तो अब हम कालिदास को थोड़ा सा समझ, अपन ने उनके बैकग्राउंड को समझ लिया, अब अपन उनसे उनकी क्या क्या रचना है, क्या क्या उनके बारे में है, उसको अपन समझते हैं। पहला तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो प्रश्न यहाँ से बनता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को। तो कालिदास को एक और थे कि कालिदास विक्रम, जो राजा विक्रमादित्य थे, उनके 9 रत्नों में से एक माना जाता है। क्या माना जाता है? कालिदास जी उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। अब इनकी रचनाओं की बात करते हैं। कालिदास के 3 तो नाटक लिखे कालिदास ने। कितने? 3 नाटक, 2 महाकाव्य और 2 खंड काव्य। इस प्रकार से इन्होंने रचना की। ये क्या है, मोटा मोटी तौर पर इनकी रचना जो फेमस और प्रसिद्ध है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी। तो अपन यहाँ पर अब बात करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। तो कालिदास की पहला जो नाटक लिखा था वो क्या था? अभिज्ञान शाकुंतलम। तो जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक था वो क्या था? राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का चरित्र चित्रण किया गया था इस नाटक में। किसका? राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कहानी का चरित्र चित्रण अगर किसी में मिलता है तो किस में मिलता? अभिज्ञान शाकुंतलम। और एक लिखा था विक्रम और उर्वश्यम। तो राजा विक्रमादित्य और कौन थे? राजा विक्रम उर्वशी में क्या थे? राजा विक्रमादित्य नहीं थे, राजा पुरु थे और उर्वशी थी। इन दोनों की प्रेम कहानी का चरित्र चित्रण किसमें किया गया था? विक्रम उर्वश्यम में। राजा पुरु और
उर्वशी, इन दोनों के जो प्रेम संबंध थे इनका चरित्र चित्रण किसमें किया गया था, कौन से नाटक में किया गया था, विक्रम उर्वशी। मालविका अग्निमित्रम, मालविका और अग्निमित्र, राजा जो राजा अग्निमित्र थे और मालविका थी, इन दोनों के प्रेम कहानी का चरित्र चित्रण किसमें किया गया, मालविका अग्निमित्रम में। अब फिर उनके दो महाकाव्य थे, कौन कौन से थे, एक रघुवंशम और कुमार संभव। रघुवंशम में क्या था, रघुवंशम में भगवान राम के जीवन चरित्र यानी कि पूरे भगवान राम के वंशावली का इसमें वर्णन था, पूरे भगवान राम के चरित्र चित्रण का इसमें किया गया था, पूरा मतलब पूरी वंशावली इसमें लिखी थी उन्होंने रघुवंशम में। ये क्या है, कुमार संभवम, कुमार संभवम में क्या लिखा था, भगवान शिव और माता पार्वती, इन दोनों के विवाह और जिसके बाद में कार्तिकेय के जन्म के बारे में इसमें बताया गया था। भगवान शिव और पार्वती के विवाह से संबंधित ये ग्रंथ था। इस प्रकार मेघदूत जो खंड काव्य लिखे थे कालिदास ने, कालिदास के खंड काव्य था मेघदूत। इस मेघदूत में ऐसा बताया गया है कि कोई प्रेमी है अपनी प्रेमिका के पास एक संदेश भेजता है, इस प्रकार से बादलों के माध्यम से वो संदेश भेजता है, बोलता है कि जाओ, यानी कि एक तरीके से एक गंधर्व रहता है, गंधर्व अपनी प्रेमिका जो स्वर्ग में रहती है उसके पास बादलों के माध्यम से वो संदेश भेजता है कि तुम मेरे प्रेमिका के पास जाओ और ये संदेश लेकर जाओ कि हम बहुत सही हैं, ठीक है, ठाक है, जो भी उन समय की जो भी भाषा रही होगी उनकी, इस प्रकार से वो कुछ वर्णन करते। ऋतु संहार, इसमें कालिदास ने 6 ऋतुओं के बारे में बताया है कि 6 ऋतुओं का एक सुंदर और व्यवस्थित ढंग से वर्णन किया है, जो किसमें मिलता है, ऋतु संहार में। इस प्रकार से कालिदास को अपन समझते। कालिदास इसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास के सम्मान में एक कालिदास सम्मान दिया जाना शुरू कब से किया गया है, 1980-81 से कालिदास समारोह भी उज्जैन में होता है तथा उनका सम्मान, उनकी याद में एक सम्मान भी दिया जाता है। इस प्रकार से अपन ने कालिदास को देखा। अब हम देखते हैं दूसरे साहित्यकार का नाम है राजशेखर। राजशेखर साथियों क्या थे, राजशेखर थे त्रिपुरी के कलचुरी शासक युवराज देव के दरबारी साहित्यकार थे, यानी कि दरबारी विद्वान कवि थे, जो संस्कृत के प्रथम नाटककार भी माने जाते हैं राजशेखर। अब राजशेखर के द्वारा काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, इनके द्वारा ये लिखाया जा रहा है। किनके द्वारा, राजशेखर के द्वारा। तो थोड़ा सा अपन इसको समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है इनकी रचनाओं के बारे में। देखो बाल रामायण, हाँ, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी और बाल रामायण, ये किनकी है, राजशेखर की रचना है। अब अपन दूसरे को देखते हैं, भावभूति। अब भावभूति का क्या था, इनको भारत का मिल्टन कहा जाता। पहला प्रश्न कहाँ से बनेगा कि भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है, तो भारत का मिल्टन भावभूति को कहा जाता है। दूसरी चीज, भावभूति का वास्तविक नाम क्या है, तो श्रीकंठ के नाम से ये प्रसिद्ध थे। यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि भावभूति का वास्तविक नाम क्या था, ऐसा कौन सा विद्वान था जो श्रीकंठ के नाम से जाना जाता था, वो कौन थे, भावभूति थे। अब इनको आश्रय कहां पर प्राप्त था, या किसके राज दरबार में रहते थे, ये कन्नौज के शासक यशोवर्मन थे, जो कन्नौज त्रिपुरी के नहीं, कन्नौज वंश के जो शासक थे कौन थे, यशोवर्मन के दरबार में संरक्षण इन्होंने प्राप्त कर रखा था। अब इनकी कौन कौन सी रचना हो सकती है साथियों, इंपोर्टेंट, इनकी रचना मालती माधव, महावीर चरित्र और एक और इनकी रचना आएगी उत्तर रामचरित्र में क्या है, इसको संस्कृत का प्रथम दुकांत नाटक बोला जाता है, उत्तर रामचरित्र। एक रचना और है इनकी उत्तर, ये संस्कृत का प्रथम दुकांत नाटक माना जाता। अब इनको दार्शनिकों ने एक अलग नाम दिया, यानी कि एक दार्शनिक व्यक्ति भी थे भावभूति, तो दार्शनिकों ने इनको एक अलग नाम दिया और उस नाम का वो नाम क्या है, इनका नाम है अंबक। ये कि दार्शनिकों में अंबक नाम से क्या जानते, पहचाने जाते थे। कौन पहचाने जाते थे, भावभूति। ये आपने को ये फैक्ट याद रखनी है। अब बात करते हैं अपन बाण भट्ट की, ये भी प्राचीन कालीन साहित्यकार है। तो अब इसमें बाण भट्ट को साहित्य के वनांचल केसरी के नाम से जाना जाता है। सर साहित्य के वनांचल केसरी किसे कहा जाता है, सर जिसने प्रकृति, पर्यावरण और उस समय का जो
कल्चर था उसका एक व्यवस्थित ढंग से चरित्र चित्रण किया, यानी कि सुव्यवस्थित चरित्र चित्रण जिसने किया है, जिसने नदी, झरना, तालाब इनका एक व्यवस्थित यानी कि ऐसा मनोहारी तरीके से अपनी लेखनियों में वर्णित किया है, अपनी लेखनियों में लिखा है कि पर्यावरण से संबंधित, प्रकृति से संबंधित, झरनों से संबंधित, तालाब से संबंधित, चिड़िया चहक रही है कि सूर्य की किरण जल से गुजर रही है, इस प्रकार का एक मनोहारी तरीके से क्या किया है उन्होंने अपनी पुस्तकों में प्रकृति का वर्णन किया है। इसीलिए इनको साहित्य का वनांचल केसरी भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बाणभट्ट को। तो सर प्रश्न बनता है निम्नलिखित में से कौन से साहित्यकार को साहित्य का वनांचल केसरी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? बाणभट्ट को कहा जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। अब ये इनको एक आसरा दे रखा था किसने? राजा हर्षवर्धन के दरबार में ये कवि थे। तो ये किसके समय किसके यहाँ आश्रय ले रखा था उन्होंने? कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के यहाँ पर इन्होंने आश्रय ले रखा था। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने ही इनको एक उपाधि दी थी। उपाधि कौन सी दी थी? चक्रवर्ती की उपाधि दी थी। तो ऐसा कौन सा साहित्यकार है जिसको चक्रवर्ती की उपाधि दी गई थी? तो वो कौन थे? बाणभट्ट थे। आ गई बात समझ में? ये अपने को याद रखना है मोटा मोटी तौर पर। अब हम देखते हैं ये उपाधि किसने दी थी? तो हर्षवर्धन ने दी थी। हर्षवर्धन के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी? चक्रवर्ती की। अब इनकी कुछ रचनाएं हैं, तो उन रचनाओं को अपन थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। इनकी पहली रचना थी हर्ष चरित्र, यानी कि राजा हर्ष के बारे में पूरा उन्होंने लिखा है। हर्ष के चरित्र के बारे में लिखा है, यानी कि पूरा हर्ष की, जो राजा हर्ष के दरबार में रहते थे तो हर्ष के बारे में बढ़िया व्यवस्थित उन्होंने लिखा है। हर्ष के शासन काल के संबंधित जानकारी किससे? बाणभट्ट की पुस्तकों में मिलती है। दूसरा है कादम्बरी। फिर लिखा उन्होंने चंडी शतक, पार्वती परिणय, मुकुटताड़ी तक। ये इनकी रचना है। मुकुटताड़ी तक थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये बहुत ही अच्छी रचना है। इस पर हम कभी थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी अपने पास इतना समय भी नहीं है कि अपन को पूरी अच्छे से समझें। दूसरी चीज़ ये है भर्तहरि। राजा भर्तहरि का नाम आपने सुना होगा। ये गर्दभिल्ल राजा के पुत्र थे। उज्जैन के जो राजा गर्दभिल्ल थे उनके बड़े पुत्र का नाम था भर्तहरि। अब भर्तहरि से संबंधित आप कुछ फैक्ट याद कर सकते हो जो हम बता रहे हैं। पहला फैक्ट तो ये याद कर सकते हैं, तो सर भर्तहरि की गुफा कहाँ पर है? गुफा तो सर भर्तहरि की गुफा है उज्जैन में। कहाँ पर है? उज्जैन में। भर्तहरि के गुरु का क्या नाम है? सर भर्तहरि के गुरु का नाम है गुरु गोरखनाथ। गोरखनाथ। राजा भर्तहरि। सर राजा भर्तहरि के बारे में और कुछ फैक्ट बता देते हैं। राजा भर्तहरि ने लगभग 12 वर्ष तक उज्जैन पर शासन किया। राजा भर्तहरि की अगर साधना स्थली की बात करते हैं, कहाँ की बात करते हैं? साधना स्थली कहाँ पर है? तो राजा भर्तहरि की साधना स्थली है चुनार, राजस्थान। सर राजा भर्तहरि की अगर समाधि की बात करते हैं, यानी कि उनकी समाधि कहाँ पर है? तो राजा भर्तहरि की समाधि कहाँ पर? तो राजा भर्तहरि की समाधि है सरिस्का, राजस्थान में। इस प्रकार से अपन और भी बात कर सकते हैं कि राजा भर्तहरि की रचनाएं कौन कौन सी होगी। तो राजा भर्तहरि की रचनाएं होती जब उनको रानी पिंगला के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है या धोखा दिया जाता है, तो राजा भर्तहरि रचना लिखते हैं। पहले उनके प्रेम में थे तो श्रृंगार सती, राज करते थे तो नीति शतक, जब राज करते थे, जब उनको धोखा मिल जाता है और वो सब कुछ छोड़ देते हैं तो वैराग्य शतक। इस प्रकार से इन्होंने 3 शतक की रचना की। अब फिर उनकी और भी कुछ महत्वपूर्ण रचना थी जो आपको और हमें जानना अति आवश्यक हो जाता है परीक्षा के हिसाब से, जैसे कि मीमांसा जो राजा भर्तहरि की रचना है, सूत्रवृत्ति ये भी रचना है इनकी, सप्त धातु समीक्षा, महाभाष्य त्रिपति, वाक्य दीप्त, वेदांत सूत्र वृत्ति, भागवृत्ति, सुभाषित त्रिशति, मीमांसा भाष्य, काव्य प्रदीप्ति, वाक्य प्रदीप्ति। इस प्रकार से इनकी किसके? राजा भर्तहरि की रचनाएं। अब हम थोड़ा सा एक और साहित्यकार के बाद, साहित्यकार तो नहीं कह सकते लेकिन इनकी विद्वानता और इनको देखकर हम साहित्यकार की गिनती में इनको ले सकते हैं। नाम है राजा भोज। राजा भोज, परमार राजा भोज भोपाल या भोजपुर के शासक, यानी धारा नगरी पर इनका राजकाज रहा है।
तो हम उनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जो भोपाल का जो भोजताल का निर्माण किया गया ना, जो बड़ा तालाब आप देखते हैं, वो राजा भोज के द्वारा ही बनवाया गया है। भोपाल से कुछ दूर एक गांव है भोजपाल, वो भोजपाल गांव था ना, वो सर राजा भोज के द्वारा के नाम पर ही उस गांव का नाम भोजपाल पड़ा है। तो भोजपाल धार में जो सरस्वती मंदिर है ना, वाघ देवी की जहां पर प्रतिमा स्थापित की गई, वो राजा भोज के द्वारा ही करवाई गई। जो भोजशाला का निर्माण करवाया गया है धार में, वो भी राजा भोज के द्वारा ही करवाया गया था सर। एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है धार में, वो भी उसका निर्माण भी अगर किसी ने करवाया तो राजा भोज के द्वारा ही उसका निर्माण किया गया। इस प्रकार राजा भोज शस्त्र के साथ साथ शास्त्र में भी बहुत ज़्यादा पारंगत थे। उनके द्वारा भी बहुत सारी रचनाएं लिखी गई है, उन पर अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पहली रचना है इनके साम्रांग सूत्रधार, साम्रांगीण सूत्रधार। दूसरी रचना है सरस्वती कंठाभरण। तीसरी रचना है विद्या विनोद, ये याद करने लायक है, वेरी इंपॉर्टेंट रचना हो जाती है। तीसरी है सिद्धांत संग्रह। चौथी है योग सूत्र वृत्ति। पांचवी है शब्द अनुशासन और छठी है सुक्ति कल्पतरु। कुछ इंपोर्टेंट मैं फैक्ट बता देता हूं कि राजा, ये तो इनकी रचना हो गई, राजा भोज के जो ग्रंथ हैं उनके द्वारा लिखे गए, तो उनमें से कहीं ना कहीं हमें जहाज निर्माण तथा वायुयान निर्माण की जानकारी भी हमें मिलती है। तो प्रश्न ऐसा बन सकता है कि, प्रश्न क्या बन सकता है कि ऐसे कौन से साहित्यकार थे जिनकी रचनाओं में सर्वप्रथम वायुयान निर्माण तथा जहाज निर्माण के साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि नाव बनाने के साक्ष्य और एरोप्लेन बनाने के साक्ष्य कहाँ पर मिलते हैं? राजा भोज की रचनाओं उस समय के। तो इस प्रकार से अपन ने क्या है, ये सारी चीजें अपन ने देखी। क्या आज मध्य प्रदेश के प्राचीन कालीन साहित्यकारों के बारे में चर्चा की है। मैं विश्वास करता हूँ या मैं मान लेता हूँ कि आपको पूरी चीज़ें समझ में आई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसका एक दो बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपके कहीं ना कहीं यहाँ से जो एक प्रश्न बनता है वो आपका प्रश्न 100% बनेगा और आप उसको सही कर पाएंगे। इसी के साथ मैं हिस्ट्री वाला आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, खुश रहो, मस्त रहो।